नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले सांबा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए एक बार फिर से वहां पर सुरंग देखने को मिली है। सांबा में सुरंग मिलने की वजह से आप देखिए बीएसएफ ने किस तरह से यहां पर खुलासा कर दिया है। अमरनाथ यात्रा में खलल डालना चाहता है पाकिस्तान, जिसे मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर काम होता हुआ नजर आया, लेकिन आतंकियों को इस ओर धकेलने की साजिश पर पानी फिर गया है। और सांबा में सरहद से 150 मीटर दूर यहां सुरंग मिली है और रेत की बोरियां इसके अंदर से देखी गई है। इससे पहले भी कई बार हथियारों को लेकर भी बातें सामने आई, ड्रग तस्करी को भी लेकर यहां खबरें जो है वो सामने आई, लेकिन आज बड़ी खबर जिला सांबा से सामने आ रही है, जहां पर कल देर शाम तक एक बड़ी सुरंग देखने को मिली थी। बीएसएफ पूरी तरह से खुलासा करती हुई नजर आई है। एक बड़ी कार्रवाई को बीएसएफ की तरफ से अंजाम दिया गया है। बड़ी सफलता बीएसएफ के हाथ लगी है, जहां पर आप देखिए सांबा में सुरंग को लेकर बीएसएफ ने बड़ा खुलासा किया है। अमरनाथ यात्रा में पाकिस्तान खलल डालना चाहता है और आतंकियों को इस ओर धकेलने की साजिश पर अब कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आया। साफ तस्वीरों में आप देखिए ये सुरंग यहां पर मिली है। बीएसएफ ने यहां बड़ा खुलासा किया है और एक बड़ी सफलता बीएसएफ के हाथ लगी है। सांबा सेक्टर की बात हो रही है और जमीन के बीचों बीच से जिस तरह से ये सुरंग निकाली गई है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर ये पूरा काम किया गया है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी सुरंग जो है वो यहाँ पर देखी गई थी सांबा जिले के अंदर, लेकिन एक बार फिर से एक बीएसएफ ने बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। जी बिल्कुल आशा, आपको बताते चले कि बीएसएफ को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और एक बार फिर से पाकिस्तान की जो टनल वाली साजिश है इसका पर्दाफाश कर दिया है। बताना चाहते हैं कि सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट चक फकीरा, यहाँ पर ये टनल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खोदी गई थी और इस टनल को डिटेक्ट किया है बीएसएफ ने एंटी टनल सर्च ऑपरेशन के दौरान। आपको बता दें कि जिस तरह से 22 अप्रैल को जो सुंजवा में एक टेरर अटैक होता है, उस अटैक के जो तार थे वो सांबा सेक्टर से जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन बड़े स्तर पर शुरू हुई, जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां जुटी, तो एनआईए के हवाले जब ये मामला किया गया तो एनआईए की टीम ने कई बार सांबा के कई अलग अलग इलाकों का यहां पर दौरा किया और कई अलग अलग पहलुओं पर जांच शुरू की और ये आखिरकार कहीं ना कहीं ये मंशा जताई जा रही थी कि जो इन्फिल्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं जरूर हुई है और उसके तार भी सांबा सेक्टर से जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। और उसी के चलते उसी दिन से बीएसएफ लगातार यहां पर एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चला रही थी और उसी एंटी टनल सर्च ऑपरेशन का ये हिस्सा है। जब कल देर शाम को बीएसएफ यहां पर सर्च कर रही थी तो सर्च के दौरान ये टनल जो है ये डिटेक्ट की जाती है। बताया जा रहा है कि हमने भी यहां पर ग्राउंड पर जाकर देखा कि 150 मीटर लंबाई जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बताई जा रही है और 50 मीटर ये जो टनल है ये अंदर है, फेंसिंग के अंदर, यानी भारतीय टेरिटरी में है और 3 से 4 फुट ये गहरी है। इसका एक मुहाना जो है ये पाकिस्तान की तरफ है और दूसरा मुहाना जो है ये भारतीय सीमा की तरफ है। तो साफ तौर पर मंशा जताई जा सकती है कि यहां से घुसपैठ हो भी सकती है और इससे पहले भी घुसपैठ जो वो हो चुकी होगी, क्योंकि जो आतंकी सुंजवा तक पहुंचे थे, जो सपवाल इलाके से एक गाड़ी में बैठकर आगे बढ़े थे, तो हो सकता है कि वो यही इसी टनल से होते हुए आगे बढ़े हो। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लगातार जब टनल डिटेक्ट की जाती है तो ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि हथियारों की खेप भी टनल के माध्यम से आई होगी या जो आतंकियों के ग्रुप है वो भी यहां से गुजरे होंगे। और ये 11वीं टनल है 2012 से लेकर अभी तक, अगर आपको लेखा जोखा बताएं तो ये 11वीं टनल जो है ये पाकिस्तान की साजिश जो रची जाती है ये उसका 11वीं बार पर्दाफाश किया गया है। सवाल यहाँ पर ये है कि इससे पहले भी कई बार टनल जो हैं वो जिला सांबा के अंदर बरामद कर ली गई हैं। बीएसएफ की तरफ से बड़ी सफलता तो देखी जा रही है, लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान किसी न किसी कायराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश में यहाँ जुटा हुआ है लगातार, चाहे वो सुंजवा अटैक की बात कर लीजिए या फिर जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि 11 बार सुरंग जो है वो डिटेक्ट हुई है। अब यहाँ अमरनाथ यात्रा थोड़े दिनों में शुरू होने वाली है, क्या लगता है कि टारगेट उसे भी बनाया जाना यहाँ हो सकता है कि इस तरह से काम होने वाला हो? बिल्कुल, ये मंशा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह से 30 तारीख से अमरनाथ यात्रा यहाँ पर शुरू हो रही है, तो उस यात्रा में कहीं ना कहीं खलल डालने की जो कोशिश है ये पाकिस्तान की तरफ से की गई है और उसी का ये नतीजा है कि ये जो टनल डिटेक्ट हुई है यहाँ से हो सकता है कि जो आतंकी है वो गुजर गए हों आगे और यहाँ पर कोई सुरक्षा में कहीं चूक ना हमें देखने को मिले आने वाले दिनों में। लेकिन यहाँ से और भी आतंकी जिस तरह से आ सकते थे आने वाले दिनों में, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की ये मंशा को जो वो नेशनल हाईवे से कितनी दूरी है वहां पर लगभग?
देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जहां फेंसिंग है, फेंसिंग से 50 मीटर अंदर यानी भारतीय टेरिटरी में ये टनल जो है वो उसका मुहाना है, यानी इसका जो टनल का मुंह है वो भारतीय सीमा में 50 मीटर है अंदर फेंसिंग से। और अगर फेंसिंग के उस पार की बात करें यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पूरा दायरा आपको बताएं तो 150 मीटर का दायरा बताया जा रहा है। और जो पाकिस्तान की तरफ है यानी प्याज पोस्ट पाकिस्तान की एक जिक्र किया जा रहा है कि हमारे अपोजिट को पोस्ट है और वहां से लेकर यहाँ तक की दूरी बताया जा रहा है कि लगभग 400 से 500 मीटर की जो है वो हो सकती है। तो यहाँ हमने अंदर टनल के जाकर देखा, काफी लंबी चौड़ी ये टनल है और ये भी हमने देखा कि बैग्स का इस्तेमाल किया गया है, जो सैंड बैग होते हैं उस बैग्स की मदद से यहाँ खुदाई जो है वो लगातार की जा रही थी। लेकिन इसमें एक चीज और भी ये साफ हुई है कि अगर पाकिस्तान के रेंजर्स की बात करें, पाकिस्तानी एजेंसी ISIS की बात करें या उसके साथ इंजीनियर जो हैं ये लगातार इस पूरी मंशा को कामयाब करने के लिए उतरे हुए थे आतंकी को साथ लेकर। और अगर LOC की बात करें या IP की बात करें तो LOC पर इस समय बर्फबारी जो वो तो नहीं हो रही लेकिन बर्फ पिघल रही है, तो LOC के माध्यम से घुसपैठ करने की कोशिश में है, IP से घुसपैठ करने की कोशिश में है। और यही एक नतीजा हमने पिछले दिनों में देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली से ठीक एक दिन पहले जो सुंजवा टेरर अटैक होता है उसके तार पे यही से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषि, क्या इर्द गिर्द के इलाकों में भी छानबीन की जा रही है, वहां पर भी चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश हो रही है BSF की तरफ से, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सुरंग का इस्तेमाल करके कुछ लोग अंदर पहुंच गए हों? देखिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब ये आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद पूरा IB का इलाका जितना भी है, कठुआ से लेकर अखनूर, जोड़ियां तक का इलाका, अरनिया तक का इलाका, यहाँ पर एंटी टनल ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था। और मंशा कहीं ना कहीं इनपुट BSF को भी जरूर थे, सुरक्षा एजेंसी को जरूर थे कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जरूर हुई है और उसी का ये नतीजा था कि जो ये ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था और आज उसके ऊपर ये इनपुट जो पूरी तरह से सटीक बैठा और सर्च के दौरान ही ये टनल जो है ये डिटेक्ट की गई है, जो पाकिस्तान की साजिश वाली टनल कह सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि फेंसिंग की बात करें तो हमारे IB के ऊपर जो जवान हैं वो इतने मुस्तैद है कि फेंसिंग के पास परिंदा भी पर्दा मार सके, इस तरह की सिक्योरिटी वहां पर ग्रिड को मजबूत किया गया है। लेकिन बुखलाहट में पाकिस्तान है, आतंकी बुखलाहट में है कि किसी तरह से गुजरना है तो वो जमीन की खुदाई करते हैं, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से DGMO लेवल की बैठक हुई थी ऋषि, जिसमें सीजफायर पर समझौता किया गया था, उस पर तो पाकिस्तान की तरफ से काम किया गया, लेकिन फेंसिंग के नीचे से लगातार वार जो है वो जारी रखा गया है पाकिस्तान की तरफ से। देखिए पाकिस्तान की मंशा क्लियर कट नजर आती है कि वो शांति का माहौल चाहता ही नहीं है। अगर सीज फायर समझौता होता है तो उसके ऊपर वो कितनी बार खड़ा उतरा है ये आप भी इसकी साक्षी हैं। और कहीं ना कहीं हम इसको लेकर लगातार बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जब भी लगी शांति वार्ता की जाती है तो वो खुद ही इस समझौते के ऊपर खड़ा नहीं उतरता है, वो सारे एग्रीमेंट्स को कहीं ना कहीं तार तार करता है। और इसी का ये नतीजा है कि सीज फायर के बाद भी लगातार टनल्स निकल रही है और वो हर एक कोशिश कर रहा है कि भारत में खून खराबा किया जाए, माहौल को खराब किया जाए, आतंकियों को घुसपैठ कराकर कश्मीर घाटी की ओर भेजा जाए या फिर जम्मू में अब जिस तरह से ये आतंकी हमला होता है तो ये सारे के सारे जो किए धरे हैं ये पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान लगातार एक्सपोज हो रहा है और हमने कई बार देखा कि लगातार जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात होती है तो पाकिस्तान को कई देश एक्सपोज करते हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेशरम पाकिस्तान मुद्दा तो नहीं है, लेकिन मुद्दा बनाने की कोशिश होती है, कश्मीर को मुद्दा बनाने की कोशिश होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन हर बार मुंह की ही खाता है पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह सुरंग यहां पर डिटेक्ट हुई है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अभी तक 11 बार सुरंग जो है वो बरामद हो चुकी है। BSF को बड़ी सफलता हाथ लगी है और चप्पे चप्पे पर भी लगातार तैनाती जो है वो BSF की देखी जा रही है, खंगालने की कोशिश हो जा रही है कि आखिर ये जब सुरंग यहां पर बरामद हुई है, क्या लगता है कि इससे पहले ही कोई लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं कहीं, तो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं हो रही है। इस पर पूरी तरह से काम चल रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में किस तरह से सूरत हाल बनते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं और श्रीनगर से भी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे पहले ये देखिए परिसीमन आयोग यहां पर किस तरह से अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है और आयोग को केंद्रीय विधि मंत्रालय को ये रिपोर्ट पेश करनी है और परिसीमन आयोग के पास कल तक की डेडलाइन है, यानी कल तक का समय है और कल आखिरी दिन है परिसीमन की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए। और उसके बाद देखना यह होगा कि किस तरह से अंतिम फैसला केंद्र सरकार की तरफ से सामने रखा जाएगा। क्या विधानसभा चुनावों पर यहां
मुहर लगती है या फिर आगे की जो तारीख है उसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि परिसीमन आयोग के पास कल तक की डेडलाइन है और आयोग को केंद्रीय विधि मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है और परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर पर आज यहां रिपोर्ट पेश कर सकता है। और आज रिपोर्ट में क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से परिसीमन आयोग को मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट पर हर किसी की नजर है और आज ये रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है, क्या लगता है कि क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल खास क्या कुछ रहने वाला है वो उस हतमी रिपोर्ट में ही होगा, लेकिन अभी तक अगर उस हवाले से कोई ऐलान नहीं हुआ है कि इसमें क्या तब्दीली जो है होगी, लेकिन ज़राए के हवाले से कुछ खबरें ज़रूर मिल रही हैं कि बड़े स्तर पर कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। यानी जम्मू में 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज और कश्मीर में 1 कॉन्स्टिट्यूंसी, और जो पहला से ही ड्रॉप बना हुआ है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये भी कहा जा रहा है जो ज़राए के हवाले से, क्योंकि ये अभी इस हवाले से कोई मुसद्दिक जो है सरकार की जानब से कुछ भी नहीं कहा गया है या कमीशन की जानब से कुछ भी नहीं कहा गया है, वो ये है कि जो अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके साथ राजौरी पुंछ के कुछ एरियाज भी जोड़े गए हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं हो सकती है। ये भी ज़राए के हवाले से खबरें मिली है। लेकिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का जब हम देखते हैं तो पटवार हल्कास में थोड़ी सी तब्दीली जो है उस पर अभी कोई पेशरफ्त होने की तवक्का है, जिसमें जो सनवार कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर के अंदर है, श्रीनगर के अंदर है, उसका नाम बदलकर लाल चौक के साथ मंसूब किया जा सकता है, नंबर 1। जूनीमर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी इससे पहले बताई गई थी और उसका नाम वापस जडीबल में जो है तब्दील किया जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है। इसी तरह से जो टंगमर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका नाम बदलकर गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी रखा जा सकता है, ये भी ज़राए के हवाले से खबरें मिल रही हैं। और इसके अलावा जम्मू के अंदर जो जसरोटा जो कुठवा नॉर्थ है उसका नाम जसरोटा रखा जा सकता है और खूर को छम्ब कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जाना जा सकता है। ये तब्दीलियां मुतवक्का है और इसके अलावा भी कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन अभी इस हवाले से कोई हतमी पेशरफ्त जो है नजर नहीं आ रही है। हिलाल, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज को मर्ज किया गया था, क्या लगता है कि उनकी बहाली देखने को मिल सकती है? मुझे लगता है कि कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर जो नामों को लेकर जो है मामला बन गया था उस पर वो नाम वापस मिलने की तवक्का है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम भी लिया हुआ है, लेकिन बड़े स्तर पर कोई तब्दीली जो है वो देखने को नहीं मिल सकती है। बड़ा सत्र यही था कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का बंटवारा हुआ है, जम्मू में 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ गई, कश्मीर के अंदर 1 ही बढ़ गई है। इस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज ने और पब्लिक ने भी अपना नुक्ते नजर रखा था कि ये नाइंसाफी है, उस पर लग रहा है कि कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग में भी लग रहा है कि कोई फेरबदल नहीं होने वाला है, वो सेट हो चुका है और उस पर अगरचे पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक ने भी शोर उठाया है, ताहम ऐसा लग रहा है कि उसमें भी कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। लेकिन जिस तरह से हिलाल लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट भी किए गए थे, प्रदर्शन किए गए, अपनी मांगों को सामने रखा गया और कई तरह के जो सवाल है वो डिलिमिटेशन कमीशन पर उठाए गए थे, मतलब उस पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ज़राए के हवाले से जो खबर, देखिए ज़राए के हवाले से हम कह सकते हैं और ये हतमी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक ना ये पिटारा खुलेगा, जब तक ना नोटिफिकेशन निकलेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि हमने देखा कि सुचीतगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको पहले हटाया गया था, लेकिन फिर कमीशन की जानब से ये एश्योरेंस दी गई है कि अब सुचीतगढ़ को रखा जाएगा, सुचीतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी रखी जाएगी, लेकिन उसे रिजर्व किया जाएगा। तो इस तरह से वहां पर भी परेशानियां थी और जिसको लेकर वहां पर प्रोटेस्ट भी हुए थे। इसी तरह से कश्मीर के अंदर भी कई सारी जगहों से, चाहे अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बदलकर छानपुरा रखना और मुतअद्दिद ऐसे हल्के थे जिनको दूसरे इलाकों के साथ जोड़ा गया, यानी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का दायरा बड़गाम तक बढ़ाया गया, यानी आधा बड़गाम जो है वो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा गया। इधर से शोपियां और दीगर इलाके श्रीनगर के साथ जोड़े गए और ऐसा लग रहा है जैसे कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने उस वक्त कहा कि ये बुनियाद या ग्राउंड रियलिटी को न देखते हुए, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जीपीएस या गूगल अर्थ के जरिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी तरतीब दी गई थी, उसमें अगर कोई तब्दीली आ जाती है तो एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसमें भी कोई बड़ा तब्दीली, और अगर तब्दीली नहीं आती है हिलाल, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनावों को लेकर कितनी जल्दी ऐलान जो है वो देखने को मिल सकता है? क्योंकि संसद के अंदर जब यहाँ धारा 370 और 35 को हटाया गया था, उस वक्त ये कहा गया था कि सबसे पहले तो धारा को हटाया जाएगा, उसके बाद परिसीमन आयोग यहाँ पर काम करेगा
और फिर इलेक्शन होंगी और अंत में यहाँ राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा? देखिए, वही हो जाएगा जो सरकार चाहेगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि धारा 370 हट गई और उसके बाद कमीशन बनाया गया। भले ही उस कमीशन की मुतअद्दिद पॉलिटिकल पार्टीज ने मुखालफत भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं पार्टीज को उनके साथ जो है सर जोड़ना पड़ा, बात सुननी पड़ी है। कमीशन बना और कमीशन की जानिब से जो तजावीज दी गई है, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट्स बनाए गए, अगरचे बेशतर पॉलिटिकल पार्टीज ने, यहां तक कि 90% पॉलिटिकल पार्टीज ने उन सिफारिशात को रिजेक्ट किया जो डिलिमिटेशन कमीशन ने दिए थे, लेकिन उसके बावजूद जब कमीशन जो है आजादाना है, इंडिपेंडेंट है, वो जो फैसला लेता है तो उसको मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को मानना पड़ता है, और ऐसा अभी तक हमने देखा हुआ है। अब जबकि ये पब्लिक डोमेन में भी डाला गया है, और पब्लिक डोमेन में भी किस तरह की तजावीज पब्लिक डोमेन में तो डाला गया है हिलाल, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सीधे तौर पर निशाना भारतीय जनता पार्टी पर निशाना यहाँ साधती हुई नजर आई हैं। जो जनता जनार्दन है बहुत बेहतर तरीके से सब जानते हैं कि किस तरह से अपोजिशन जो है वो सरकार पर निशाना साध रही थी कि सबसे पहले ये काम हो चुका है, सब प्री प्लान है, सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पर स्ट्रैटेजी के तौर पर काम जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टीज का डे फर्स्ट से ही ये रहा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं है बल्कि बीजेपी का कमीशन है, ये पॉलिटिकल पार्टीज कहती आई हैं। लेकिन हर किसी सरकार में हमने देखा कि इस तरह की चीजें, इस तरह के कमीशन जो बनते हैं तो उसमें सरकार का इन्फ्लुएंस रहता है, चाहे भले जिसकी भी सरकार आज तक आई हो। इस तरह के कमीशन में इस तरह की जो चीजें हैं वो हावी होती हुई नजर आई हैं, और आज भी अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज का ये गिला है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए कोई चारा नहीं है कि उन्हें डिलिमिटेशन कमीशन का ये फैसला सुनना पड़ेगा, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी फैसला आएगा उसको ज्यादा हमने देखा आज तक कि उसको कोर्ट के अंदर भी जो है ना समात हुई है और ना ही उसे वहां पर एंटरटेन किया गया है। तो इस तरह से बहुत कम चांसेस है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन जो फैसला देगा उसमें क्या बाद जो हतमी रिपोर्ट होगा कोई तब्दीली आ जाए। चलिए हिलाल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से आज यहाँ पर रिपोर्ट सामने रखी जाएगी और उसके बाद आप देखिए डेडलाइन किस तरह से सामने आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि राजनीतिक पार्टियां, अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है कि सबसे पहले यहाँ पर काम हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ ये एक महज यहाँ पर ट्रायल है जिसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब यहाँ विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस तरह से समीकरण बनेंगे, लेकिन उससे पहले जो रिपोर्ट सामने आएगी उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए किस तरह से पीएचई के मुलाजिम और डेली वेजर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और मांगे पूरी नहीं होने की वजह से इस तरह से धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है। और जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार के लिए यहाँ पर आप देखिए किस तरह से सवाल यहाँ पर छोड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर जल शक्ति विभाग के मुलाजिम और डेली वेजरों ने प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है और मांगे नहीं पूरी हुई तो 12 मई को यहां पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, इस तरह से चेतावनी जारी कर दी गई है। और जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार पर अनसुना करने का आरोप लगा दिया गया है, यानी सरकार पर आरोप लगाया गया है कि कितनी भी बार यहां धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की गई हो, लेकिन अभी तक मात्र कोई आश्वासन सामने नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से डेली वेजर्स में और जितने भी मुलाजिम हैं उनमें रोष देखा जा रहा है। जम्मू में लगातार पीएचई के मुलाजिमों और डेली वेजरों का धरना प्रदर्शन जारी है और मांगे पूरी नहीं हुई तो 12 मई को यहां पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ये बड़ी चेतावनी जम्मू कश्मीर में आप देखिए किस तरह से यहां पर पीएचई के जो मुलाजिम हैं, जो डेली वेजर हैं, वो यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू के अंदर आज लगातार प्रदर्शन जारी है और इस बीच में मांगी नहीं सुनने की वजह से ये पूरे जो रोष रैली के तौर पर आप देखिए प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रितिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे कि जल शक्ति विभाग के अंदर जो मुलाजिम हैं, डेली वेजर्स हैं, वो अब कहीं ना कहीं 12 मई को पानी बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं। क्या लगता है कि प्रशासन कितनी जल्दी इस पर अमल करेगा और किस तरह से हालात हैं ग्राउंड पर? जी, आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि पहले भी पीएचई के जो भी डेली वेजर्स हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन चल रहा था, पर आज का जो प्रदर्शन हुआ है वो डेली वेजर्स और साथ ही साथ परमानेंट एम्प्लॉइज दोनों ने मिलकर किया और उनका कहना है कि उनके वेजेस जो है वो नहीं दिए जा रहे। 2 महीने के वेजेस तो रोके भी हैं, इससे पहले के 70 महीने के वेजेस अभी तक पेंडिंग है, यानी कि अभी तक मसले हल नहीं हुए हैं। तो ईद का इंतजार कर रहे थे, जैसे कि इन्होंने कहा था कि ईद के बाद जो है ये बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसी की चेतावनी के रूप में आज जो प्रदर्शन किया गया, आपको बता दूं टाउन हॉल कॉम्प्लेक्स जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का घेराव किया गया। यहाँ पे मेयर ऑफिस के बाहर उन्होंने नारेबाजी की और सीधे साफ शब्दों में कहा है कि अगर उनकी समस्याओं का हल जल्द ही नहीं किया गया तो 12 तारीख के बाद जो भी सर्विसेज उनके द्वारा दी जाती हैं वो पूरे तरीके से बंद कर दी जाएगी।
लेकिन रितिका, यहाँ पर सवाल ये है कि काफी समय से ये लोग अपनी मांगे सामने रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अगर बताएं तो इनका प्रदर्शन अब से नहीं चल रहा है, काफी साल हो चुके हैं प्रदर्शन करते हुए, पर प्रशासन अभी तक चुप्पी साधे हुए है। उनकी तरफ से इन्हें आश्वासन दिया जाता है, काम दोबारा से करवाया जाता है, पर एक जो परमानेंट हल होना चाहिए इन मुद्दों का, वो अभी तक नहीं किया जा रहा। और इसीलिए इन सब एम्प्लॉइज का कहना है कि अब अगर इनका हल नहीं निकाला जाता है तो ये काम छोड़ो हड़ताल पे जाने वाले हैं 12 तारीख के बाद। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से जल शक्ति विभाग के अंदर जो मुलाजिम काम कर रहे हैं, डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और इस बीच में उन्होंने 12 मई को पानी की सप्लाई बंद करने की भी चेतावनी दे दी है। तो इस पर अब गौर फरमाने की जरूरत है विभाग को कि अगर इस तरह से पानी की सप्लाई बंद होती है तो लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आगे ही गर्मी चल रही है और गर्मी की वजह से लोग काफी दो चार हो रहे हैं। लेकिन अगर पानी की सप्लाई बाधित होती है तो फिर और ज्यादा समस्या बढ़ सकती है, जिसमें बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है विभाग को। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रियासी लिए चलेंगे और रियासी से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पोल जो है वो विभाग की खुलती हुई नजर आ रही है। रियासी के पौनी स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सुविधाओं का अभाव है और लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर अनदेखी का आरोप लगा दिया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्टाफ सहित अन्य सुविधाओं की कमी है, जिसकी वजह से अब आप देखिए लोगों को किस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जहां पर स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे पेश कर रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर उन दावों में कितनी सच्चाई है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर अनदेखी के आरोप लगा दिए हैं। और साथ ही साथ रियासी के पौनी स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सुविधाओं का अभाव है, इस तरह से बड़े आरोप आम जनता की तरफ से लगाए जा रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्टाफ नहीं है, सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिस पर अब विभाग को गौर फरमाने की जरूरत है कि आखिर किस वजह से स्वास्थ्य विभाग वहां पर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि रियासी का पौनी इलाका काफी दूर दराज का इलाका माना जाता है, लेकिन इस हेल्थ सेंटर के अंदर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद नहीं है। तो अब यहाँ सवाल ये बनता है कि स्वास्थ्य विभाग के पास अगर यहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है तो फिर किस तरह से काम हो रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव प्राशर जुड़ चुके हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए कि पौनी इलाके के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा आरोप जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है कि आखिर कहाँ कमी रह गई है, किस वजह से ये सुविधा यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाई है? कमी होगा, पहले भी लगातार जिला रियासत लगातार तो होती हुई दिखी थी और काफी लोग करके वो सस्पेक्ट भी किए गए थे कि पहाड़ी क्षेत्र है को कारीगर में जो टीम काम करती है वो खुद से नहीं पाते। कहीं ना कहीं बात करूंगे पौनी की, तो पौनी में भी जो स्टाफ की कमी है और दूर इलाकों से जो जहाँ पे लोग आते हैं, मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्टें जो कॉल करती हैं, 3 डिस्ट्रिक्टों से मेडिकल करवाने के लिए के साथ साथ अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए भी जहाँ आता है तो जो पीएचसी पौनी जो हॉस्पिटल है वहां से उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में रेफर कर दिया जाता है या फिर जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया जाता है। लगभग कितनी आबादी है वहां पर जिन लोगों को इस सुविधा का पूरी तरह से फायदा नहीं मिल पा रहा है? मैम, अगर आबादी की बात की जाए तो 50,000 से ऊपर आबादी होगी जहाँ पे जो लोग जहाँ पे आते हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र को लेकर कितने गांव पड़ते हैं जिसका लाभ इन्हें नहीं मिल पाया है? यानी कहने का मतलब यह है कि लगभग कितने गांव हैं जिसमें 50,000 के लगभग यहाँ आबादी है? जी मैम, यहाँ पे हजारों गांव हैं जो जहाँ पे फाल करते हैं और जहाँ पे चेकअप करवाने के लिए आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, नमस्कार सर। जिस तरह से इतनी आबादी है जहाँ पे, और आपने देखा है कि हॉस्पिटल अभी तक ऑपरेशन नहीं हो पाया, आप क्या कहेंगे? 83,000 पॉपुलेशन के अलावा डेली 10 to 15,000 टूरिस्ट चल रहे हैं। कभी रास्ते एक्सीडेंट हो जाए या कुछ थोड़ी बहुत बदले हो जाए, पौनी हॉस्पिटल के ਵਿੱਚ ना ही कोई अल्ट्रासाउंड सिस्टम है तो ना ही कोई डॉक्टर रिपोर्टेड है। इस करके साਡਾ ब्लॉक ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਿਕਿਆ तो 1959 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੀ। संजीव, सवाल कीजिए कि क्या अभी तक आपने प्रशासन या विभाग से कोई गुहार लगाई है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है, पूरा होना चाहिए? जिस तरह से जहाँ पे देखा है कि आपने काफी बार जो इधर प्रदर्शन भी किए हैं, उसके बावजूद भी आपकी जो मांगे पूरी नहीं हुई, आप क्या कहेंगे? आरबी स्टेशन में कितनी बार आपने गुहार लगाई है?
आज की गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ और मेरी गवर्नमेंट है कि ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ अगर एक्चुअली क्षेत्र में आजाद सारी पॉपुलेशन है प्लस अगर 10 लाख 15 रोजा पाओ तो लगभग 2 से 4 लाख तक अपनी नवी तो अपना होता है इस करके गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ है बिल्कुल गरीब लोगों की कोई सुनाई नहीं है और हॉस्पिटल में भी कोई ਜਿਹੜੇ 2000 डॉक्टर 100 डॉक्टर है चाहे मेरे पीएम बना वास्ते बैठते हैं और थोड़ी बहुत ਜਿਹੜੀ जितनी ट्रीटमेंट लेना पड़ा है तो दवाई है होते हैं बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं। चलिए संजीव, ये बताइए कि लगभग अगर बात करें हम रियासी अस्पताल की, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसकी कितनी दूरी है पौनी इस स्वास्थ्य केंद्र के दूर? मैम उसकी लगभग जहाँ से 35 किलोमीटर दूर होगा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ पौनी से। और स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कोई एम्बुलेंस मौजूद है वहाँ? जी मैम, एम्बुलेंस की अगर बात की जाए तो एम्बुलेंस जहाँ पे मौजूद है और जो छोटे मोटे जो भी डिस्पेंसरी है वहाँ पे एम्बुलेंस तो मौजूद है, पर कहीं ना कहीं अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों की काफी जो कमी पाई जा रही है। चलिए संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रियासी के पौनी इलाके से आप रिपोर्ट देख रहे थे, जहां पर हमारे संवाददाता संजीव आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं होने की वजह से खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हजारों की तादाद में गांव है और 85,000 के लगभग यहां पर आबादी है, लेकिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य विभाग पर यहां सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, विभाग है, सरकार है, वो क्या काम कर रही है, क्योंकि दावे तो बहुत पेश किए जाते हैं लेकिन ग्राउंड पर उतरकर देखना बहुत जरूरी है। जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर योजनाएं परियोजनाएं कितना पहुंच पा रही हैं, इस पर अब सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए आम जनता की तरफ से किस तरह से आरोप यहां सरकार पर लगाए जा रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे और जम्मू कश्मीर में सेवाएं देकर यहां सेवानिवृत्त हो चुके नॉन गेजेटेड मुलाजिमों ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया है। और लोगों का कहना है कि मौजूदा समय में देश भर में 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन उन्हें अभी तक 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। और इसके साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि दिन रात देश की सेवा करने वाले मुलाजिमों के रिटायर होने के बाद उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही और उन्हें अपने हक के लिए सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। और इस वक्त आप देख रहे हैं लगातार धरने प्रदर्शनों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है, एलजी प्रशासन को काम करने की जरूरत है। बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। हर चुनौती होगी पार जब हो जीतने की आग और ठंडा दिमाग। तो माउंटेन ड्यू आइस का बर्फीला घूंट लगा, फिर बर्फ सी लगेगी हर अग्नि परीक्षा।